हे दोस्तों, क्या हो जब एक बेहद अमीर खानदान की लड़की एक सड़क पे भटक और जब ये लड़का उसके प्यार में पागल हो जाए तो वे उसको अचानक से एक दिन सड़क पे छोड़ दे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वही म्यूट लड़का 4 साल बाद लौटता है, पर इस बार वह लाचार नहीं है। वे बन चुका है शहर का सबसे खौफनाक और कामयाब लॉयर, जिसे लोग लीगल गॉड कहते हैं, और उसका मकसद सिर्फ उस लड़की से अपना रिवेंज लेना है। मस्त लॉयर बन चुका है और वह चाइना वापस लौट आया है। एयरपोर्ट से निकलते ही मीडिया उसे घेर लेती है। एक फीमेल रिपोर्टर पूछती है, अटॉर्नी जियांग, आपने चाइना लौटते ही सबसे पहला केस होंगी ग्रुप के अगेंस्ट लिया है, क्या इसके पीछे कोई पर्सनल दुश्मनी है? जिन कोई जवाब नहीं देता, पर उसकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। ये गुस्सा आज का नहीं बल्कि 4 साल पुराना था। जब भी वहाँ हमारी हीरोइन चाओ को देखते हैं तभी उसकी जिंदगी में मसीहा बनकर आई थी चाओ, जो उस समय की सबसे रिच बिजनेस टाइकून की डॉटर थी। चाओ टीचर के साथ उसकी बातें सुन रही थी। बोलती है, तो तुम लॉ की टॉप स्टूडेंट हो। चाओ को पता था कि वह सही से बोल नहीं पाता, इसलिए कहती है कि अगर तुम मुझे सिस्टर कह के बुलाओगे तो मैं तुम्हारे अगले 4 साल का कॉलेज और लिविंग एक्सपेंसेस का पूरा खर्चा उठाऊंगी। पर जिन बिल्कुल चुप था। चाओ कहती मामूली रिपोर्टर का काम करती थी। जिन उसे रिकॉर्डर देकर चुपचाप वहाँ चला जाता है। चाओ सोचती है कि लगता है कि शायद अब वो पर्सन बन चुका है जो मैं हमेशा से उसे बनते हुए देखना चाहती थी। चाओ भागकर जिन को आवाज देती है और जिन से स्विमिंग विलेज केस को लेकर तीखे सवाल करती है। ये वही गांव है जहां जमीन पर टॉक्सिक पोल्यूशन का आरोप लगाकर चाओ के फादर को बर्बाद किया गया था। चाओ पूछती है, अटॉर्नी जियांग, स्विमिंग विलेज के विटनेसेस को कुछ लोग धमकियां दे रहे हैं, क्या आपके लॉ फॉर्म के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि उनको सिक्योरिटी दे सके? जिनको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर चाओ को लेकर बहुत ही नफरत है। वह कहता है, सवाल पूछने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। केस शुरू होने से पहले एक जर्नलिस्ट का विटनेसेस को कैमरे के सामने डराना और उनके इमोशंस को, तो शायद आपको कुछ नॉलेज मिल जाए। तो चाओ बिल्कुल चुप थी। वैसे ही दूसरी रिपोर्टर पूछती है, उस विलेज केस का 6 दिनों में हियरिंग है, क्या वे प्रिपेयर्ड हैं? जिन कहते हैं कि मुझे कोई भी चीज प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ, और वहाँ से निकल जाता है। चाओ बिल्कुल हैरान थी कि जिन पहले से कितना बदल चुका है। उसकी असिस्टेंट बोलती है, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? क्या आप अटॉर्नी जियांग को जानती हैं? चाओ बोलती है, नहीं। अब चाओ भाग के जिन के पीछे आती है। अटॉर्नी जियांग, प्लीज मुझे बस 5 मिनट चाहिए। जिन कहता है, रिपोर्टर चाओ, आप तो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए अपनी जान देने को भी तैयार हैं, पूछिए क्या पूछना है। चाओ कहती है, क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने विलेज केस के रिगार्डिंग क्या प्रिपेयर किया है और कैसे एक म्यूट इंसान आज इतना बड़ा लॉयर बन गया? ये सुनकर जिन के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आती है। वे कहता है, तो आपको एक्सक्लूसिव चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़े। ठीक है, आज रात 10 बजे मेरे होटल रूम में आ जाना, वहाँ मैं आराम से आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा। तो ये सुनकर चाओ बिल्कुल चुप जाती है। अब चाओ की मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। उसका खड़ूस बॉस उसको धमकी देता है, अगर तुमने आज रात होंगी ग्रुप के प्रेसिडेंट ल्यू के साथ $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया तो कल से तुम फायर हो। चाओ टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है, पर उसका बॉस बोलता है कि वैसे होंगी ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट लीवी तुम्हारी क्लासमेट थी ना, तो मुझसे हेल्प क्यों नहीं लेती? चाओ को पता था कि लीवे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, इसलिए बोलती है कि मैं खुद ही मिस्टर ल्यू से बात कर लूंगी। इधर जिन का सेक्रेटरी आके बताता है कि प्रेसिडेंट लुई ने उन्हें डिनर पार्टी में इनवाइट किया है और उन्होंने कहा है कि वे आपसे विलेज केस के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। सेक्रेटरी बताता है कि प्रेसिडेंट ल्यू एक हौसी और घटिया आदमी है जो लड़कियों को शराब पिलाकर उनका फायदा उठाने के लिए बदनाम है। अब जिन को पता चलता है कि वहाँ चाओ भी आने वाली है, तो अपना काम छोड़कर जल्दी से वहाँ चलने को बोलता है, जिससे सेक्रेटरी कंफ्यूज था कि जैसे ही मैंने उस रिपोर्टर का जिक्र किया, बॉस चलने के लिए तैयार हो गए। अब मजबूरन चाओ को उस होटल की एक पोस्ट डिनर पार्टी में जाना पड़ता है। वहाँ प्रेसिडेंट ल्यू के साथ चाओ की पुरानी क्लासमेट लीवे भी होती है। लीवे प्रेसिडेंट ल्यू के सामने चाओ को नीचे दिखाते हुए कहती है, देखिए ये हमारी फाइन आर्ट्स कॉलेज की ब्यूटी क्वीन है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ल्यू के साथ बिजनेस डील के रिगार्डिंग बात करने आई हूँ। चाओ का बॉस बोलता है कि हाँ, हमारी रिपोर्टर चाओ अब बहुत ही डाउन टू अर्थ हो चुकी हैं। स्विमिंग विलेज की स्पेशल रिपोर्ट भी इन्होंने खुद ही की है। लीवे कहती है, स्विमिंग विलेज, मुझे कुछ याद आया, तुम कल अटॉर्नी जियांग का इंटरव्यू लेने गई थी ना? प्रेसिडेंट ल्यू, आपने दिया, थैंक यू मिस ली, अच्छा लगता है कि आपको मेरी चिंता है। वेटर, सारे सिग्नेचर डिशेस ले आओ, आज विल मिस जिंग भरने वाली हैं। वैसे ही अपने सामने जिन को देखती है तो चौंक जाती है। प्रेसिडेंट ल्यू जियांग को मक्खन लगाने लगता है। प्रेसिडेंट ल्यू कहता है, अटॉर्नी जियांग, आपके आने से हमारी पार्टी की शान बढ़ गई। जिन कहता है कि सच अ काइंड वर्ड, मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। लीवे कहती है कि लॉयर जियांग, मैंने आपके बारे में बहुत ही सुना है, वैसे मेरा नाम लीवे है, मैं होंग ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जिंग कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा।
प्रेसिडेंट लियू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी होंगे ग्रुप के चीफ लीगल एडवाइजर बन जाइए। इस स्विमिंग विलेज के गांव वालों को छोड़िए, उन्हें हम थोड़ा पैसे देकर निकाल देंगे, कोर्ट जाने की क्या जरूरत है। लेकिन जिन साफ कहता है कि मिस्टर लियू, गांव वालों ने मुझ पर भरोसा किया है क्योंकि उनका घर छिन गया है और मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। प्रेसिडेंट लियू को उसकी बातें बुरी लगती है। वे बातों बातों में चाव की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर ये बात आगे बढ़ी तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, खासकर उन रिपोर्टर्स के लिए जो बिना वजह ज्यादा खोद कर खबरें निकाल रहे हैं। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चाव का बॉस बोलता है, चाव सिंसेरिटी दिखाओ, कल तुम अटॉर्नी जियांग से पता नहीं कैसे सवाल पूछ रही थी, उनसे माफी मांगो और उन्हें ड्रिंक ऑफर करो। चाव उसे ड्रिंक ऑफर करते हुए बोलती है, कल मैंने आपको ऑफेंड किया हो तो मैं माफी चाहती हूँ, पर लीवे बोलती है कि अच्छे से झुककर ड्रिंक ऑफर करो, तो वह जिन से निकल जाती है। जिन को याद आता है कि कैसे वो अपने बर्थडे वाले दिन केक लेकर आया था और अपने स्कॉलरशिप मिलने की खुशी में उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, पर चाव उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। जिन बहुत ही रोने लगता है। अभी जिन ये सारी बातें याद कर ही रहा था कि लीवे कहती है, प्लीज आप गुस्सा मत होना, चाव थोड़ी इसी तरह की पर्सन है। जिन कहता है कि वह किस तरह की पर्सन है और आप किस तरह की, मुझे सब पता है। प्रेसिडेंट लियू को इनडायरेक्ट वार्निंग देता है कि अगर आप चाहते हैं कि विलेजर्स बिना किसी शर्त के वहां से हट जाएं, तो पहले री इंस्पेक्शन पास कीजिए। और वैसे आपके इनविटेशन के लिए शुक्रिया, पर मैं इसके लायक नहीं हूँ, और वैसे भी मैंने ये केस पैसों के लिए नहीं लिया है। इधर चाव को बहुत ही रोना आता है। उसे अपने फादर का चेहरा याद आता है, जिन्होंने पॉल्यूशन स्कैम के चक्कर में बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वे सबके सामने चिल्ला कर बोलती है कि उसके फादर इनोसेंट थे, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है, वे रिपोर्ट फेक है। वे उस केस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने जाती है, पर कोई भी उसको बताने को तैयार नहीं था। वे ऑनलाइन जाकर सबको बताती है कि मैं स्विमिंग विलेज पॉल्यूशन केस के खिलाफ फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर रही हूँ। वे डेटा फेक हैं और मेरे फादर की फैक्ट्री का उससे कोई लेना देना नहीं है, पर देखती है कि उसका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। बैक टू द प्रेजेंट। अब उसको ऐसे रोते हुए दूर से खड़े होकर जिन देखे जा रहा था, उसे पास की चीजें याद करके और गुस्सा आता है। वे देख रहा था कि आज वे बिल्कुल उसी की तरह रो रही है जैसे वे 4 साल पहले रो रहा था। अब जिन को याद आता है कैसे वे बोलने की प्रैक्टिस करता था और धीरे धीरे उसकी आवाज बेटर हो जाती है। जिन एक लॉयर बनने के लिए बहुत ही मेहनत करता है और फाइनली उसकी मेहनत रंग लाती है। अब वे बहुत ही बड़ा लॉयर बन चुका था। अब रात के 10 बज चुके थे। वादे के मुताबिक चाव जिन के होटल रूम के सामने पहुंचती है। जिन को आइडिया लग जाता है कि वो दरवाजे के बाहर है, तो उसको खींचकर रूम के अंदर लाता है। जिन कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा फिर से मुझे छोड़कर जाने का इरादा था? चाव कहती है, जिन मुझे माफ कर दो। जिन कहता है, क्या यह माफी मेरे लिए है या उस छोटे से म्यूट लड़के के लिए जो 4 साल पहले बारिश में घुटनों के बल बैठा था? चाव कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं कल ही रिजाइन दे दूंगी। तुम्हें पता है कि मैं गायब होने में कितनी एक्सपर्ट हूँ, पर तुम्हारे पास स्विमिंग विलेज केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू करने का राइट है। जो भी रिजल्ट हो मैं बैक करती हूँ, मुझे सच बता देना। जिन उसके करीब आकर बोलता है, प्लीज सिस्टर, अगर किसी से भीख मांगनी है तो ढंग से मांगो। सिस्टर, क्या आप भूल गई जो आपने मुझे सिखाया था? क्या मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा? चाव कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। जिन कहता है, क्या मत करो? तुम्हारा मतलब है कि मैं जिक्र ना करूं कि तुम उस वक्त कितने गुरूर में थी, या मैं तुम्हें भीख मांगना ना सिखाऊं? चाव जाने लगती है तो जिन गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। सही कहा ना, अब तुम सिर्फ दूर भाग सकती हो और कुछ नहीं। जब भी वहाँ पे एक फीमेल इन्वेस्टर सोना की एंट्री होती है जो जिन से मिलने आई, उसे खींचते हुए लेकर जाने लगता है, तो चाव कहती है, छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। आखिरकार तुम इतने कैसे बदल गए? जिन कहते हैं कि शायद इसलिए क्योंकि 4 साल पहले मैं बारिश में भीगकर तुम्हारे हॉस्टल के दरवाजे के सामने 200 से भी ज्यादा बार सॉरी बोलते हुए चिल्ला रहा था, तब मैं शायद ऐसा बन गया। क्या तुमने इन सालों में एक बार भी मेरे बारे में सोचा? चाव कहती है कि जो मैंने तुम्हें 4 साल पहले सिखाया था, क्या वे काफी नहीं था? अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है। तुम चाहते हो तो मैं अपनी गलती के लिए रिपे करने को तैयार हूँ। उसे किस करके बोलती है, क्या ये रिपेमेंट के लिए ठीक है? पर जिन तो बिल्कुल चुप था। चाव उसे किस करने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होने जाती है, तो जिन कहता है कि अगर सच में कर्ज उतारना चाहती हो तो चलो ढंग से हिसाब करते हैं। उसे एक डायरी देता है जिसमें वे सारे अमाउंट मेंशन थे जो चाव ने उस पर स्पेंड किए थे। चाव बोलती है, इसे रिपे करने की जरूरत नहीं है। जिन कहता है, मुझे दूसरों का उधार रखना पसंद नहीं और ये पैसे कल तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब तुम्हारा हिसाब तो सेटल हो गया, पर मेरा हिसाब अभी भी बाकी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर कहता है कि तुमने मेरे केस के गवाहों को डराया, इलीगल तरीके से सबूत चुराया। अगर मैं चाहूँ तो इस रिपोर्ट के दम पर तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता है। उसे मैरिज एग्रीमेंट पर साइन करने को बोलता है। कहता है कि तुमने मुझे 4 साल तक अपने इशारों पर नचाया
और फिर एक पल में छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अगले 4 सालों तक मेरी कस्टडी में रहो और मैं तुम्हें हर दिन हर पल तड़पाऊंगा और देखूंगा कि जब कोई अपना सब कुछ खो देता है तो उसको कैसा लगता है। जल्दी से साइन करो। ये चाओ कहती है कि जिन, अब तुम बहुत ही बड़े लॉयर बन चुके हो जिसका एक ब्राइट फ्यूचर है। ये जिन कहता है तुमने सही कहा, जिसने मुझे पाला और फिर छोड़ दिया मन ही मन में सोचता है कि तुम अभी भी वैसे ही हो ना, पुरानी बातों को मिटा दो। तभी अचानक से चाओ के पास उसके लालची मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम चिल्लाती है कि मैं गैम्बलिंग में 80,000 हार चुकी हूँ, मुझे अभी 1 लाख भेजो वरना मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर आके तमाशा करूंगी। चाओ को बहुत ही बुरा लगता है कि उसको इस तरह की मॉम मिली है। जिन कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुमसे हमेशा ऐसे ही पैसे मांगती हैं। चाओ कहती है क्यों तुम्हें जलन हो रही है, तुम ही उनको अपनी मॉम क्यों नहीं बना लेते और आधी खुशियां बांट लेते हैं। जिन बोलता है कि हाँ जेलस हूँ, अब साइन करो। चाओ कहती है कि इतने सालों बाद अब अटॉर्नी जियांग भी शुगर डैडी का गेम खेल रहे हैं, पर अफसोस आपके पास मुझे खरीदने के लिए इनफ पैसे नहीं है। साइन करने से इनकार कर देती है, सोचती है मैं इस हेल में अकेले जाऊंगी, मुझे जिन को इन चीजों में ड्रैग नहीं करना। जिन से बोलती है या तो मुझे आप स्यू कर दो या आपको किसी भी सर्विस की जरूरत हो तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगी, और वहां से रोते हुए चली जाती है। अब चाओ एक बच्ची के साथ थी। दूर से जिन उसको देखे जा रहा था। तभी चाओ के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है। सिस्टर चाओ, वापस आते वक्त अपना ध्यान रखना। कंपनी के लोग अभी आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे, कह रहे थे कि पहले तो आपका एक प्रिंसेस जैसा टेम्पर था, पर अब जब आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आप भी सोशल लेडर क्लाइम करना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अटॉर्नी जियांग तो आपकी तरफ देखते भी नहीं। चाओ कहती है कि वो लोग सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है। पर जब ही जिन के पास उसके सेक्रेटरी की कॉल आती है, वे चाओ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि मिस चाओ ने अपने फादर के मौत के पहले उनके सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज और उनका सिविलियंस पे चुकाने के लिए खुद को कर्ज में डाल दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने स्विमिंग विलेज से एक ऐसी बच्ची को अडॉप्ट किया है जो गांव के टॉक्सिक पॉल्यूशन की वजह से अपनी आवाज खो चुकी है। उस बच्ची का नाम शिनशिन है। जिन समझ जाता है तो ये बच्ची वही है, तो 2 बच्चे को चॉकलेट देकर उन्हें उस बच्ची के साथ खेलने के लिए भेज देता है ताकि वह बच्ची खुद को अकेला महसूस ना करे। अभी भी चाओ अपने फादर के केस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जब भी उसे जिन की स्केच दिखती है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। वे जिन से पूछती है कि तुम्हें जियांग जिन नाम किसने दिया। जिन बोलता है कि मेरे डैड ने। अटकते हुए एक्सप्लेन करता है कि उसके डैड ने उसका ये नाम क्यों रखा था। बोलता है फिर वे चले गए, मेरे पास अब बस यही नाम बचा है। चाओ कहती है पर ये सिर्फ एक नाम बनकर नहीं रहेगा। जिन कहता है आप मेरी हेल्प क्यों कर रही हैं। चाओ बोलती है मेरे डैड कहते थे इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो नौकरी से भी ज्यादा कीमती होती है और तुम बहुत ही कीमती हो। तो जिनको सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। चाओ सारी चीजें याद करके और इमोशनल हो जाती है। अब जिन चाओ के घर के बाहर ही खड़ा था। उसका सेक्रेटरी बोलता है बॉस आप ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं। जिन कहता है क्योंकि उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी बोलता है बॉस क्या आप आजकल मिस चाओ के साथ कुछ ज्यादा ही हार्श नहीं हो रहे हैं। जिन कहता है कि वो उस वक्त मेरे साथ मिलियंस टाइम ज्यादा हार्श थी। अब उसको ये जानना जरूरी है कि मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जिसे वे जब चाहे आसानी से दूर कर दे। मन ही मन में सोचता है चाओ तुमने जो मुझसे उधार लिए हैं मैं उसे धीरे धीरे वसूल करूंगा। उसे याद आता है कैसे उसे 4 साल पहले लॉ स्कूल के साइड से एडमिशन का चांस मिला था और वे लोग उसको फुल स्कॉलरशिप दे रहे थे। तो वे खुश होकर चाओ को बताने गया था, पर चाओ ने उस वक्त उसके साथ ऐसे हार्श बिहेव किया था। अब जिन सब कुछ याद करके बहुत ही उदास हो जाता है और वहां चला जाता है। इधर वे ठरकी प्रेसिडेंट लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। लिवे से बोलता है कि उस छोटी रिपोर्टर चाओ को बोलो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो आज रात एक मौका है। अब चाओ वहां पहुंचती है जहां प्रेसिडेंट लिव और लिवे उसको तंग करने लगते हैं। वे कहते हैं कि हमारे रूल्स हैं, यहाँ सबको खेलना आना चाहिए। हमने सुना है कि मिस चाओ पहले कभी नहीं हारती थी, अगर आज जीत गई तो ये एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन होगा। तो चाओ गेम खेलने को तैयार हो जाती है। इधर सेक्रेटरी से जिन को पता चलता है कि चाओ प्रेसिडेंट लिव के साथ ड्रिंक पर गई है तो समझ जाता है कि पक्का वे लोग उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे। इधर चाओ बेचारी लगातार 3 गेम हार जाती है तो लिवे उसका मजाक उड़ाने लगती है। बोलती है अब तुम हार चुकी हो तो अपना डेयर पूरा करो। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे लीगल गॉड जियांग जिन की। प्रेसिडेंट लिव बोलता है कि आप यहाँ पे कैसे। जिन बहाना बनाता है कि ऊपर मैं एक मीटिंग कर रहा था, पता चला कि आप यहीं पर हैं तो हेलो कहने चला आया। वैसे यहाँ पे चल क्या रहा है। ये लेवी कहती है कि हम तो बस रिपोर्टर चाओ के साथ गेम खेल रहे थे, अब वे हार चुकी हैं तो यहाँ पे जितने भी आदमी मौजूद हैं उनके साथ ड्रिंक टोस्ट करना है। देखते हैं इनका चार्म अभी भी बचा है या नहीं। अब चाओ एक एक करके सभी आदमियों के साथ टोस्ट करने लगती है। ये सब देखकर जिनको अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ये लीवे चाओ से कहती है कि अगर तुमने अटॉर्नी जियांग को आज हैप्पी कर दिया तो हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार हैं।
चाओ और जिन दोनों ही सोचते हैं कि ये लोग अब उन दोनों को ड्रैग करना चाहते हैं। अब चाओ जिन के बहुत ही क्लोज आकर उसे फ्रूट खिलाने की कोशिश करती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कॉलेज के दिनों में कुछ गुंडे जिनको म्यूट बोलकर जलील कर रहे थे और उसे कपड़े उतारने को बोलते हैं। तभी चाओ उसको बचाने आती है और चिल्लाकर कहती है, अगर किसी ने भी उसे हाथ लगाया तो मैं तुम सबकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। जिन इशारे से उसे ऐसा करने से मना करता है, पर जब वह लड़का चाओ के साथ बदतमीजी करता है तो जिन गुस्से में पागल हो जाता है और उस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। बोलता है कि अगर इनको टच भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चाओ को बहुत ही अच्छा लगता है और उसे अपने साथ लेकर भाग जाती है। प्रेजेंट में वे भी चाओ की हेल्प करता है। वे प्रेसिडेंट ल्यू से कहता है कि मिस्टर ल्यू, थैंक यू, मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ। इस न्यूज़पेपर का सारा एडवर्टाइजिंग फी हमारे लॉ फॉर्म को देना चाहिए, वे भी डबल प्राइस में और पूरे 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। प्रेसिडेंट ल्यू बोलता है, हम तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट वो भी 3 साल के लिए ज्यादा नहीं हो गया। जिन कहते हैं, बेचारी मिस चाओ इतना एफर्ट्स दिखा रही हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए, नहीं तो सबको यही लगेगा कि हम कितने हार्टलेस हैं। चाओ से कल कंपनी आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है और प्रेसिडेंट ल्यू से बोलता है, वैसे मेरा आपसे एक सवाल है, आप हमारे लोगों को स्विमिंग विलेज में घुसने से क्यों रोक रहे हैं? उस विलेज केस की हियरिंग शुरू होने वाली है, पर आप तो बहुत ही बेफिक्र हैं। जिन सीधे 4 साल पहले पुराने चाओ की शैन फैमिली के केस पर आता है और सबके सामने कहता है कि सबको लगता है कि शैन ग्रुप के प्रेसिडेंट ने शर्मिंदगी में बिल्डिंग से कूदकर जान दी, पर असली फेक टेस्ट रिपोर्ट उन शेयर होल्डर्स ने बनाई थी जिन्होंने पहले ही इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया था और उनका कनेक्शन आपकी कंपनी होंगे से है। तो प्रेसिडेंट लुई डर जाता है कि कहीं उसका सच सामने ना जाए। जिन जानबूझकर बोलता है किसी ने उस केस को रुकवाने के लिए मेरे अकाउंट में ह्यूज अमाउंट ट्रांसफर कराया है। आपका तो काफी पावरफुल कनेक्शन है, अगर आप पता लगाने में मेरी हेल्प करें तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। जिन को पता था उसे पैसे ट्रांसफर करने के पीछे लिवी का काम है, इसलिए जानबूझ के बोल रहा था और चाओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। उनके जाने के बाद प्रेसिडेंट लुई लिवी पर गुस्सा करने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है। लीवे बोलती है कि यहाँ जियांग जिन हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं आया था, बल्कि चाओ को बचाने आया था। वैसे लॉयर्स के लिए उनकी रेपुटेशन सबसे बड़ी होती है। मैं किसी को दोनों को फॉलो करने को बोलकर उनकी वीडियो बनवाती हूँ, कैसा रहेगा? प्रेसिडेंट ल्यू बोलता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर आज सही सलामत कैसे हैं, क्योंकि चाओ के फादर मिस्टर शैन ने तुम्हारे फादर का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। लीवे को अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आता है। प्रेसिडेंट लीवे बोलता है कि तुम बहुत ही सालों से मेरे साथ हो, इसलिए मैं तुम्हारी गलती को नजरअंदाज कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि शुरू से चाओ ने तुम्हारी स्पॉटलाइट चुराने की कोशिश की है, पर अब तुम्हारे पास कनेक्शन है, मैं हूँ, तो खुद को उसे हार मत मानने देना, नहीं तो शायद मैं तुम्हारे डैड की बीमारी में हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा। अब लीवे ने सोच लिया था कि इस बार वह चाओ को अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने देगी। इधर जिन चाओ का हाथ पकड़ के ले जा रहा था तो चाओ अपना हाथ छुड़ाकर बोलती है कि शो खत्म हो चुका है, एटॉर्नी जियांग आपकी एक्टिंग पहले से काफी अच्छी हो गई है। जिन बोलता है, तो क्या आपको मुझे प्रॉपर तरह से थैंक यू नहीं कहना चाहिए? चाओ कहती है, हाँ, हीरो ने ब्यूटी की जान बचाई है तो प्रॉपर थैंक्स तो बनता है। उससे अचानक से किस करती है, बोलती है, क्या ये इनफ है? जिन बोलता है नहीं, तो चाओ उसे दोबारा से किस करती है, बोलती है, और अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। जिन कहता है, तुम दे सकती हो, मैरिज एग्रीमेंट पर साइन करने को बोलता है। चाओ कुछ सेकंड के लिए चुप थी और फिर कहती है, मुझे उस पॉल्यूशन सोर्स का इंफॉर्मेशन चाहिए, और वहां से चली जाती है। अब चाओ वापस आती हुई देखती है कि उसकी मॉम उस बच्ची को नजरअंदाज करके फिर से कार्ड्स खेलने के लिए किसी से पैसे उधार मांग रही हैं। चाओ को देखती हैं तो उससे भी पैसों का डिमांड करने लगती हैं। चाओ अपनी मॉम को डांटती है कि 4 साल पहले जब डैड ने बिल्डिंग से कूदकर जान दी, आप मकाओ के कैसीनो में बैठी हुई थी, आपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। पर उसकी मॉम अभी भी पैसे मांग रही थी तो वह उनको 30,000 युआन देकर बोलती है कि इसको संभाल के रखना है या जुए में उड़ाना है, आप पर डिपेंड करता है। तो वे पैसे लेकर उसकी मॉम फिर से जुआ खेलने के लिए निकल जाती हैं। वैसे ही जिन आता है, बोलता है, क्या बात है, आप ड्रिंकिंग पार्टीज हैंडल भी कर सकती हैं, लोगों को एंटरटेन भी करती हैं, और अब आप एक मॉम भी बन गई। मिस चाओ, आपने इन 4 सालों में काफी स्किल सीख ली है। चाओ कहती है, मेरी लाइफ मुश्किलों से भरी है, एटॉर्नी जियांग की तरह नहीं जो बिना किसी मुश्किल के ऊपर तक पहुंच गए। जिन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इस बच्ची को कौन संभालेगा? मुझे पता है तुम उस केस को ओवरटर्न करना चाहती हो। तुमने 4 साल तक अपने डैड के केस की इन्वेस्टिगेशन की, पर तुम्हें क्या मिला? क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम्हारे पास सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास मेरी कमी है। चाओ कहती है, तो तुम्हारा इशारा फिर से मैरिज एग्रीमेंट की तरफ है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान हो?
शिनशिन जिन के पास आते हैं। जिन बोलता है देख लो, इसको भी लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ। उस बच्ची को बहुत ही प्यार से गोद में उठा लेता है। चाओ कहती है क्या हुआ अटॉर्नी जियांग, क्या आप हमारे साथ लोअर क्लास की लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? जिन बोलता है हाँ। चाओ कहती है रहने दीजिए, मैं आपके हाई एंड लेदर शूज को गंदा नहीं करना चाहती। शिनशिन को वहाँ से लेकर चली जाती है। इधर लीवे प्रेसिडेंट को चाओ और जिन की फोटो लाकर देती है। अब प्रेसिडेंट को आइडिया लग गया था कि जिन बस उसके सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है और उसके रास्ते का कांटा बन रहा है, इसलिए अब उसका रेपुटेशन खराब करने का प्लान बनाता है। अब उन लोगों ने उनकी फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी और वे न्यूज ट्रेंड कर रहा था, तो चाओ भागकर जिन की कंपनी उसे मिलने आती है। अब जिन बार बार मिलने से मना कर रहा था, तो चाओ स्टाफ से बोलती है कि बोलो उनकी फियांसे मिलने आई है। चाओ को लगता है कि इस बार भी मना करेगा, पर स्टाफ बोलती है कि वे आपको अंदर बुला रहे हैं। अब चाओ अंदर आती है, बोलती है अगर उन फोटोज पर तुम पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो मैं सबके सामने एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। लेकिन इस वक्त तो उसके जहन में उससे शादी करने का ख्याल चल रहा था, इसलिए बोलते हैं कि सिविल कोड के आर्टिकल्स में साफ मेंशन है कि एक एडॉप्टर को कुछ कंडीशंस मीट करनी होती है। ऐसे डिसीज से सफर ना कर रहे हो, जो मेडिकली एडॉप्टेशन के लिए अनसुटेबल हो और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी ना हो, जो एडॉप्टी की हेल्दी ग्रोथ के लिए हार्मफुल हो और उम्र कम से कम 30 साल का हो। तो बताओ तुम इनमें से कितने क्राइटेरियाज को मीट करती हो? चाओ कहती है अटॉर्नी जियांग, आपने तो अपना होमवर्क काफी थ्योरली किया है। लगता है कि जो ऑनलाइन फोटो है वे कोई एक्सीडेंट नहीं है। जिन कहता है मैं उसकी मॉम की कॉल आती है। एक मिस्टर जियांग है जिन्होंने अपने बंदे को भेजकर हमारा सारा डेट्स पे करवा दिया। मुझको पता था कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है। जब तक वे तुम में इंटरेस्टेड है, जाओ और थोड़ा सा और पैसे कमाओ। अभी मेरी नज़र एक जेड ब्रेसलेट पर है, उनसे 1 लाख युआन और बोरो कर लेना। तो चाओ अपनी लालची मॉम से परेशान होके कॉल काट देती है। जब भी जिन के ऑफिस के बाहर विलेजर्स आकर हंगामा खड़ा कर देते हैं। वे चिल्लाते हैं कि अटॉर्नी जिंग धोखेबाज हैं। कल रात ये क्लब में किसी प्रोस्टिट्यूट को किस कर रहे थे। हमारे पास फोटो है और ये डेवलपर से रिश्वत भी लेते हैं। वैसे ही जिन चाओ के साथ बाहर आता है तो एक आदमी डंडा चलाकर मारने जाता है, तो जिन चाओ को कवर कर लेता है और उन लोगों को पुलिस की धमकी देता है और अपने सेक्रेटरी से सबके अगेंस्ट केस फाइल करने को बोलता है। तो वे लोग बोलने लगते हैं कि हमारे आदमी ने क्लब के एंट्रेंस पर तुम्हारी प्रोस्टिट्यूट को हक करते वक्त फोटो ली है और तुम अभी भी केस फाइल करने की बात कर रहे हो। हम विलेजर्स की जान की कोई चिंता नहीं है। आप जैसे लॉयर्स ही हम विलेजर्स को बार्गेनिंग चिप्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको नहीं पता कि हमें कितनी बार धोखा दिया गया है? जिन बोलता है कि मैं कल रात वहाँ पे जरूर था, पर मेरी एक बड़ी कंपनी के लीडर के साथ मीटिंग थी जिसका एविडेंस मेरे पास है। और एक आदमी से बोलता है कि तुम्हारा नाम एकिन है ना? 3 साल पहले तुम्हारे डैड ने किसी लॉयर पर ट्रस्ट किया था और जिसने तुम्हारे पैसे चुरा लिए, इसलिए तुम्हारा ट्रस्ट खत्म हो चुका है। मुझे पता है कि आप लोगों के साथ बहुत सारे स्कैम हुए हैं, पर मैं कोई एवी प्रॉमिस नहीं करता। अब मैं सबूत का इस्तेमाल करूंगा। पर विलेजर्स बोलते हैं कि हमारे पास उस रात की फोटो है। अब चाओ सिचुएशन हैंडल करने के लिए नाटक करने लगती है। हनी ये फोटो कितनी अगली है, क्या मेरे लेग्स सच में इतने शॉर्ट हैं और क्या मेरी कमर इतनी मोटी है? गांव वालों से बोलती है अफवाह फैलाने से पहले कम से कम थोड़ी रिसर्च तो कर लेते। क्या आप लोगों को पता भी है कि हम शादी करने वाले हैं? जिन को हक करके बोलती है कि इसको हक करना कहते हैं। कल रात मैं क्लब में सुबह 3 बजे तक मीटिंग में थी। जब मैं बाहर आई तो खड़े खड़े मेरे पैर नम हो चुके थे, तो मेरे हस्बैंड वहाँ आए और उन्होंने मुझे संभाला। बस उस एक छोटी सी बात पर आप सबने मेरे बारे में यह अफवाह बना दी। उसकी एक्टिंग देखकर जिन अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। चाओ कहती है कि हनी कुछ बोलो, ये लोग हमारे बारे में इतना गंदा कैसे बोल सकते हैं? बेचारे मेरे हस्बैंड अक्सर केसेस इन्वेस्ट करने के लिए सारी रात जगते हैं, जिस वजह से बेचारे को सीरियस स्टमक प्रॉब्लम हो गई थी और वे हॉस्पिटलाइज थे। आप सब उस वक्त कहाँ थे? इन्होंने स्विमिंग विलेज केस के लिए एक पैनी भी लीगल फीस चार्ज नहीं की, उल्टा इन्होंने 10,000 युआन से ज्यादा टेस्टिंग फीस खुद अपने जेब से पे की है। क्या आप लोगों को ये पता है? जिन भी बीमार होने का नाटक करने लगता है। चाओ बोलती है कि छोड़ो हनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। इन सब के लिए इतना कुछ करने के बाद तुम्हें क्या मिला? हनी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करने वाली, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। बोलने लगती है क्या यहाँ पे कोई मीडिया पर्सन है? मैं आप सबसे पूछती हूँ, एक लॉयर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? रेपुटेशन। इन सबको देखो, इन सभी पर डिफेमेशन का चार्ज लगेगा और इन लोगों पर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने का भी चार्ज लगेगा और कमर्शियल रेपुटेशन भी डैमेज करने की कोशिश की है, तो वे लोग डर जाते हैं। शाह बोलती है कि मेरे हस्बैंड को मेंटल डैमेज हुआ है और मुझको भी लेकर ये इतनी गंदी रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को सभी चीजों का कंपनसेशन करना होगा। सेक्रेटरी से बोलती है कि 1 मिलियन का कंपनसेशन काफी है ना, या और ऐड करें? तो गांव वाले वहां से डर के भाग जाते हैं। जिन उसे ऑफिस के अंदर लाता है,
उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। चाओ बोलती है क्या हुआ, तुम ऐसे घूर क्यों रहे हो, क्या तुमने इससे पहले कभी किसी खूबसूरत एक्ट्रेस को नहीं देखा। जिन कहता है चाओ तुम काफी अच्छी एक्ट्रेस हो, मैं तो लगभग भरोसा ही कर चुका था। चाओ कहती है क्या अटॉर्नी जियांग, आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए था, लोग आपके दरवाजे के बाहर आकर आपको बुली कर रहे थे और आप चुपचाप खड़े थे। जिन कहता है कि मुझे इसकी आदत है, ये कुछ नहीं है, ये मेरी अब की लाइफ है। मैं दिन में कोर्ट में रिस्पेक्टेबल एक्ट करता हूँ और रात को क्लब में लीडर्स के साथ ड्रिंक करता हूँ और मुझे एक लायर कहा जाता है। लगता है कि मेरी किस्मत भी तुम्हारी तरह हो गई है। चाओ कहती है कि ऐसी बात है तो आप इस तरह के केसेस लेने से मना कर सकते हैं। जिन कहता है कि अगर मैं ऐसा केस नहीं लूंगा तो मैं उन पुलिस को नीचे कैसे लाऊंगा और फिर सच का पता कैसे लगाऊंगा। चाओ कहती है आप क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिन बोलता है कुछ नहीं, और मैं अब वो छोटा म्यूट लड़का नहीं हूँ जो 4 साल पहले था, जिसे सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत थी। अब मैं नहीं चाहता कि फिर से मुझे कोई छोड़ दे। अपने सेक्रेटरी से उसको घर छोड़ने को बोलता है। चाओ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक्चुअली जिन ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि उसके फादर का सच सामने ला सके कि वे इनोसेंट थे। भले ही चाओ ने जिन की रेपुटेशन बचा ली थी, पर होंगे ग्रुप अभी भी शांत नहीं बैठने वाला था। प्रेसिडेंट ल्यू अब एक नई चाल चलता है। वे अमेरिका से अपने नेफ्यू जाओ को वापस बुलाता है। अब चाओ उस बच्ची शिनशिन के पास आती है। शिनशिन अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक शिनशिन का ना बोल पाना स्विमिंग विलेज के पोल्यूशन से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर ने साफ बोला था कि इन्वायरमेंट से उसका सिम्टम्स और ट्रिगर हो गया है। अगर उसे एक स्टेबल होम दिया जाए तो शायद वे धीरे धीरे रिकवर कर सकती है। एडॉप्टेशन फाउंडेशन से भी मैसेज आया था कि मैरिड फैमिलीज को प्रेफर किया जाता है और आपकी करेंट सिचुएशन इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को मीट नहीं करती। तो चाओ बहुत ही परेशान हो जाती है, सोचती है जिन को पहले से पता था इसलिए वह शादी करने को बोल रहा था। अभी भी जिन चाओ के घर के बाहर ही था जब भी उसके पास चाओ का मैसेज आता है कि चलो शादी कर लेते हैं। तो जिन बहुत ही खुश हो जाता है। अब दोनों सिविल अफेयर ब्यूरो जाकर मैरिज रजिस्टर करवाते हैं। अब दोनों को बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था, पर दोनों बहुत हैप्पी भी थे। जिन मैरिज सर्टिफिकेट देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। वैसे ही उसका सेक्रेटरी आता है। असिस्टेंट बोलते हैं बॉस आपकी एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी है, आपने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि मिस जिन ने सबके सामने बता दिया कि आप उनके हस्बैंड हैं। जिन बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो। सेक्रेटरी बोलता है कि नहीं बॉस, मैं तो बस आपके लिए खुश हूँ, पर आपका एक बड़ा राइवल आ चुका है। प्रेसिडेंट कॉलेज के दिनों से चाओ को पसंद करते हुए आ रहा था। अब चाओ को स्विमिंग विलेज के अंदर घुसकर असली सबूत चाहिए थे, पर होंगे ग्रुप ने वहां पे सिक्योरिटी लगाई हुई थी, इसलिए चायो दिमाग लगाती है और जाओ को एक शील्ड की तरह यूज करने का फैसला करती है और वह जायो से मिलती है। जायो बड़े हाई क्लास कपड़े पहन के आया हुआ था। कहता है चाओ तुम अभी भी कितनी सिंपल और प्यारी लगती हो, अगर तुमने उस समय मेरा हाथ थामा होता तो आज ऐसी हालत में नहीं होती। देखो स्विमिंग विलेज में जो बहुत बड़ा आर्ट सेंटर बन रहा है वे मैंने डिजाइन किया है, कल मैं तुम्हें वहाँ पे घुमाने ले चलूंगा। चाओ कहती है वाओ डिजाइनर जाओ, आपका आर्ट तो सच में बहुत ही कमाल का है। वे जानबूझकर उसको चने के झाड़ पर चढ़ाती है ताकि कल उसके साथ साइड पे जा सके। लेकिन इधर हमारे लीगल गॉड जियांग जिन को जब पता चलता है कि उसकी वाइफ अपने एक्स क्लासमेट के साथ डिनर कर रही है और वे ड्रिंक पी रही है, तो उसके अंदर का पॉजेसिव किंग जग उठता है और वे अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग बीच में छोड़कर गाड़ी निकालता है। अब डिनर पार्टी के बाद जायू बहुत ड्रंक हो चुका था और चाओ के काफी करीब आने की कोशिश करता है। वे चाओ का हाथ पकड़ लेता है, कहता है चाओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। चाओ उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करती है, बोलती है आपने ज्यादा पी ली है, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। तभी अचानक से तेज से एक कार उनके सामने आकर रुकती है और उनमें से निकलता है गुस्से में जिन। जिन चाओ को एक लुक देता है तो चाओ चुपचाप कार में जाकर बैठ जाती है। जाओ जिन से बोलता है क्या तुम्हें सब कुछ जानबूझ के कर रहे हो। जिन कहता है हाँ मैंने जानबूझ कर किया, अब साइड खड़े रहो। जाओ बोलते है चाओ प्लीज उसके साथ मत जाओ, तुम तो मुझे घर छोड़ने जा रही थी ना। पर जिन चाओ को लेकर चला जाता है। घर पहुंचते ही जिन का गुस्सा फट पड़ता है। वे चाओ को दीवार के साथ सटा देता है और उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक गहरा दर्द भी दिख रहा था। वे चिल्लाकर कहता है कि जिन ये क्या मजाक है, वे तुम्हारी कमर पे हाथ रख रहा था, तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा था और तुम चुप थी, क्या तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था। चाओ बोलती है मेरी बात सुनो, पर जिन कहता है क्या तुम भूल गई हो कि हमारी शादी हो चुकी है, तुम सिविल अफेयर ब्यूरो के रेड क्लॉथ के सामने साइन करके मेरी लीगल वाइफ बनी हो, तुम जियांग जिन यानी मेरी वाइफ हो। क्या तुम्हें एक बार मेरा ख्याल नहीं आया, तुमने अपनी बॉडी और अपनी लुक्स को न्यूज निकालने का जरिया समझ रखा है। क्या मैं इतना इनकम्पिटेंट हस्बैंड हूँ जो अपनी वाइफ को दूसरे मर्दों के पास जाने दूं। चाओ कहती है मेरी बात सुनो, पर जिन जेलसी में उसे फोर्सली किस करने लगता है। चाओ उसे अलग करती है, बोलती है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जिन गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें बताने चाह रहा हूँ कि तुम्हें कौन किस कर रहा है और तुम किसकी वाइफ हो।
चाओ बोलती प्लीज तुम काम हो जाओ, पर जिन इस वक्त बहुत ही गुस्से में था उसे फिर से किस करने लगता है। चाओ कहती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उसे गुस्से में अलग करती है, पर जिन उसको उठा के सोफे पे ले जाता है और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। चाओ रोते हुए बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। मैं जायू के पास सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा वहाँ कोई उम्मीद हो सकती है। जिन कहता है सिर्फ मैं तुम्हारी उम्मीद हूँ, क्या तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती हो। चाओ उसे बहुत ही प्यार से किस करके बोलती है कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ और मैंने हमेशा तुम पे भरोसा किया है, और उसे किस करने लगती है। तो जिन कहता है क्या तुम श्योर हो। चाओ कहती है कि ऑफ कोर्स हम मैरिड हैं और हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुनकर जिन को बहुत ही अच्छा लगता है और वे बहुत ही इमोशनल हो जाता है, तो चाओ उसको हक कर लेती है। लेकिन दोस्तों यहाँ दुश्मन चैन से नहीं बैठते। जायू अपने अंकल प्रेसिडेंट ल्यू के पास जाता है और रोते हुए कहता है अंकल किसी ने मुझे धमकी दी है, वे चाओ का कोई बंदा है, उसने मुझे कार से उड़ाने की कोशिश की। प्रेसिडेंट ल्यू पूछता है वे कौन था। जायू कहता है उसकी नई हेयर स्टाइल है, दिखने में ठीक ठाक है पर मुझसे ज्यादा हैंडसम नहीं है। लिवी कहती है कि कोई और नहीं बल्कि लॉयर जियांग जिन है। ये सुनकर प्रेसिडेंट ल्यू और जायू के होश उड़ जाते हैं और तभी जायू को पुरानी बात याद आती है। वे कहता है तो ये वही म्यूट लड़का है जिसे चाओ ने बचपन में पाला था। मैं सोचूं कि ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ये वही गुंगा लड़का है जिसे कॉलेज के दिनों में मैंने सबके सामने कपड़े उतारकर जलील किया था, पर ये नहीं बताता कि जिन ने उसे बुरी तरह से मारा भी था। वे कहता है वह लड़का एक डॉग की तरह चाओ के पीछे घूमता था, इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे कम्पीट करे। प्रेसिडेंट ल्यू बोलता है कि अगर वह इतना ही डिवोटेड है तो उसकी लव लाइफ को और मुश्किल बना देते हैं। जायू कहता है अंकल अब चिंता मत करो, कल मैं चायू को प्रोजेक्ट साइट पर बुलाऊंगा और उसे पूरी तरह से अपना बना लूंगा। लीवे बोलती है और उस जियांग जिन को मैं वापस से चुप करा दूंगी, वे फिर से म्यूट बन के रहने वाला है। अगले दिन सुबह सुबह घर का माहौल बहुत ही प्यारा था। जिन शेनशन के लिए स्टार शेफ्ड नूडल बना रहा था और कहता है क्या तुम चाहती हो कि मॉम डैड इस नूडल की तरह हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें। चाओ शर्माते हुए कहती है तुम कितने डिस्कस्टिंग हो, शेनशन के सामने ये सब बोल रहे हो। अब तीनों आपस में एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं और तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। अब बिजनेस तो बिजनेस था, इसलिए चायू को जायू के साथ स्विमिंग विलेज के साइड पर जाना पड़ रहा था। जिन कहता है अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना, तो चाओ उसे बाय बोलकर चली जाती है। अब जायू साइड पे लाकर चायू को बोलता है कि मैं यहाँ पे फुल ग्लास लाइट और शेडो सेंटर बनाने जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले तुम्हें इनवाइट करूंगा, पर वैसे ही नीचे गिर जाता है। वैसे ही जिन आता है। चाओ बोलती है कि तुम तो वाटर सैंपलिंग करने वाले थे ना, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिन कहते हैं कि उसने अभी तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें आज रात मुझे इसका हर्जाना देना होगा, और वहाँ से निकल जाता है। जाओ बाहर आकर बोलता है कि कौन था। चाओ कहती है कि कोई नहीं, बस विलेज का कोई आदमी था। साइड पर घूमने के बाद जायू चाओ को एक रेस्टोरेंट में फिश ट्रीट पर ले जाता है, पर ट्विस्ट तो देखो, हमारे लीगल गॉड जियांग जिन वहाँ पहले से ही मौजूद था। इन्विटेशन दिखाकर बोलता है कि उसे विलेज के हेड ने इन्वाइट किया है, तो चाओ मुस्कुराने लगती है। जाओ चिढ़ते हुए बोलता है तुम गूंगे से लॉयर बन गए, पर तुम्हारा दिमाग गूंगा ही है। जिन बिना गुस्सा होते हुए कहता है इंसान जब किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो गूंगा भी बोलने लगता है। तभी वहाँ पे फिश सर्व होती है। जिन एक ही नजर में कहता है रुको, ये तो फार्म फिश है ना, लेकिन मेनू पर तो लिखा है कि वाइल्ड फिश फ्रॉम स्विमिंग विलेज रिजर्वियर, ये तो फॉल्स एडवर्टाइजिंग है, कंज्यूमर को ट्रिपल कंपनसेशन मिलना चाहिए। जाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, तो जिन कहते हैं कि ठीक है फिर प्रूव करके दिखाओ। जाओ कहता है कि अभी मैं चेक करके आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। जिन इशारा करता है कि पागल हो चुका है। असल में दोस्तों जियांग जिन ये ड्रामा इसलिए कर रहा था ताकि गांव के रिजर्वियर का सच सामने आ जाए। चाओ ने पिछले 4 सालों में 67 बार पानी का टेस्ट करवाया था, पर हर बार लोकल एजेंसीज को रिश्वत देकर रिपोर्ट बदल दी जाती थी और कहा जाता था कि पानी में लीड ज्यादा है। लेकिन इस बार जिन ने इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट लैब से टेस्टिंग करवाई थी ताकि कोई टैंपरिंग ना हो सके। चाओ सोचती है कि सही में जिन बहुत ही स्मार्ट है। बाद में चाओ अपने डैड को याद करके बोलती है आप फिक्र मत करना, मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगी। अब लीवे देखती है कि चाओ यहीं पर है, तो वे गांव वालों को भड़काने लगती है कि इसको गांव से बाहर निकालो, ये मिस्टर शैन की डॉटर है। तो गांव वाले ब्लेम लगाने लगते हैं कि इसके बाप के केमिकल प्लांट ने हमारे गांव को बर्बाद कर दिया, और उसे मारने को भागते हैं। वैसे ही जाओ रिजर्वियर से फिश लेकर आता है। चाहे उन सबको समझाने की कोशिश करती है कि मेरे फादर बेगुनाह थे, अगर रिजर्वियर में सच में लीड पॉइजनिंग होती तो ये फिश साइज में इतनी बड़ी कैसे होती। वे पुरानी रिपोर्ट झूठी है। लीवे को गुस्सा आता है कि जाओ ने सारा काम खराब कर दिया, लेकिन वे चाओ का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि चाओ अब तुम अमीर बाप की बेटी नहीं हो जो एक इशारे पर सब लाइन में खड़े हो जाएं, तुम अब हार चुकी हो। लीवे के भड़काने पर गांव वाले चाओ पर हमला करने आते हैं।
जाओ बीच में आता है पर वह उनको हैंडल नहीं कर पाता लेकिन तभी हीरो की धमाकेदार एंट्री होती है। जियांग जिन लैब रिपोर्ट्स के साथ आया था। लीवे चाओ के बारे में उल्टा बोलने लगती है और गांव वालों से कहती है कि अटॉर्नी जियांग वही म्यूट लड़के हैं जिसे चाओ ने अपने पास रखा था। दोनों का रिलेशन बहुत ही डिस्कस्टिंग है। जिन बोलता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है और अगर झूठ कहा तो आर्टिकल 42 के तहत तुम पर डिफेमेशन, फॉर्जरी और लैंड फ्रॉड का ऐसा केस ठोकूंगा कि तुमको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। चाओ बोलती है कि मेरे पास उस रिपोर्ट के रिगार्डिंग एविडेंस है, जल्दी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। तो लिवी डर जाती है। जिन पूरे गांव वालों के सामने अनाउंस करता है कि चाओ उसकी लीगली वाइफ है, इसलिए मेरी वाइफ के बारे में किसी ने भी गलत बोला तो बहुत ही बुरा होगा। जाओ हैरान था कि दोनों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जिन बोलता है कि तुम उल्टा मेरी वाइफ के साथ बाहर घूमना चाहते थे, तो जाओ सर पकड़ के बैठ जाता है। अब गांव वाले उल्टा जाओ और लीवे के पीछे पड़ जाते हैं। ये चाओ जिन से बोलती है कि आज तुम बहुत ही कूल लग रहे थे। जिन बोलता है मुझे पता है। अब चाओ के डैड की मेमोरियल थी, इसलिए वे बहुत उदास थी। उसे याद आता है कि उसके डैड कैसे एक दिन उसे बैंक कार्ड देकर अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने को बोल रहे थे। कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो अब तुम जा सकती हो। आज चाओ को समझ आता है कि उन्होंने उसे झूठ बोला था, कुछ भी ठीक नहीं हुआ था। वे बहुत ही परेशान थे। उसे बहुत ही रोना आता है। उदास होकर बहुत ही ड्रिंक कर लेती है तो जिन उसको वापस घर लेकर आता है। नशे में जिन को हट कर देती है पर जिन उसको संभालता है। चाओ बोलती है मैं सही में बहुत ही मनहूस हूँ, प्लीज तुम मुझसे दूर रहो। इसलिए मैंने 4 साल पहले तुम्हें बहुत ही बुरा भला बोला था ताकि तुम चले जाओ, फिर तुम वापस क्यों आए। उसे ऐसे परेशान देखकर जिन भी रोने लगता है। बोलता है तुम मनहूस नहीं हो, तुम मेरी लाइफ हो। ये सुनकर चाओ को बहुत ही अच्छा लगता है। उसे किस करती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने जा रहे थे। जब भी शिनशिन आकर जिन को मारने लगती है, उन दोनों को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। शिनशिन जिन को स्टोरी सुनाने को बोलती है तो जिन उसे एक लड़की और एक रैबिट की स्टोरी सुनाता है कि कैसे उस लड़की ने उस रैबिट की जान बचाई थी और उसको संभाल के अपने पास रखा था और उसे बहुत ही प्यार करती थी। इधर प्रेसिडेंट ल्यू लीवे पे गुस्सा कर रहा होता है और उसके बीमार फादर को लेकर धमकी देता है और सारा आरोप उसे खुद पर लेने को बोलता है। अब ऑफिस में सब बातें कर रहे थे कि चाओ लॉयर जिन का इंटरव्यू लेने का ख्वाब देख रही है। उसका बॉस बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें पता है ना कि अटॉर्नी जियांग यहाँ नहीं आने वाले। पर वैसे ही जिन आता है तो सभी सरप्राइज थे। इसके बाद चाओ अपने न्यूज चैनल पर जिन जियांग का एक लाइव इंटरव्यू लेती है। वे पूछती है अटॉर्नी जियांग आपने स्विमिंग विलेज का केस क्यों लिया। जिन कैमरे में देखता है और बेहद ही दिल छूने वाली बात करता है। किसी ने मुझे कहा था कि वे दुनिया में शांति चाहती है। इस गांव को 10 सालों से एक झूठ के पिंजरे में कैद करके रखा गया है। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिसे लड़नी पड़ती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हिफाजत करना बहुत ही जरूरी होता है। मेरी वाइफ और मैं हम इस मंडे को हियरिंग में मिलेंगे। तो सभी हैरान थे कि दोनों ने ऑलरेडी शादी कर ली है और अटॉर्नी जियांग चाओ के हस्बैंड है। चाओ समझ जाती है कि जिन ने पर्पसली सबके सामने अनाउंस किया है ताकि कोई भी उसको परेशान न करे। अभी भी चाओ के हाथ सारा सबूत नहीं लग पाया था, इसलिए परेशान थी। पर जुन कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और अब आता है सबसे बड़ा फाइनल ट्विस्ट। कोर्ट रूम की हियरिंग शुरू होती है। जियांग जिन 3 बड़े सबूत पेश करता है। पहला, पुरानी रिपोर्ट का फ्रॉड। दूसरा, यूरोप की रिपोर्ट जो प्रूफ करती थी कि पानी में हैवी मेटल्स हैं पर वे शैन फैमिली की कंपनी से नहीं है। और तीसरा, रिश्वत के फाइनेंशियल रिकॉर्ड। लेकिन दुश्मन चाल चलते हैं और जिन पर झूठा कंप्लेंट करके उसे हियरिंग से सस्पेंड करवा देते हैं। जिन सीट से पीछे हट जाता है पर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था क्योंकि अब खड़ी होती है खुद चाओ। वे रोते हुए पूरी कोर्ट के सामने कहती है मेरे डैड ने जंप सूट पहनकर पानी साफ करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि धंधे में पैसे डूबे तो डूबे पर ईमान नहीं डूबना चाहिए। तभी शिनशिन की आवाज आती है। बोलती है कि मॉम प्लीज अब मत रो। ये सभी हैरान थे कि बच्ची तो म्यूट थी पर अब वे बोलने लगी है। असल में बच्ची को कोई लीड पॉइजनिंग नहीं थी, ये सब एक बड़ा स्कैम था। अब सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब लीवे जो आगे आती है और कहती है कि मैं सारा सच बताने को तैयार हूँ। अटॉर्नी जिन बेगुनाह हैं, हमने उनको फंसाया था, हमारी रिपोर्ट फेक थी। अब कोर्ट रूम में जस्टिस हो जाता है और सारे विलेंस जेल चले जाते हैं। कहानी के आखिरी सीन में चाओ और जियांग जिन अपने फादर के लगाए हुए ट्री के सामने खड़े होते हैं। चाओ कहती है कि डैड देखो ये हमारा गांव है, अब कितना हरा भरा है और ये हमारा वही म्यूट लड़का है जो बड़ा लॉयर बन चुका है और बहुत ही एरोगेंट हो गया है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अब उनकी फैमिली पूरी हो चुकी थी और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।